नमस्कार। आज हम जीव विज्ञान के बिल्कुल अहम मूल में जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। उस इकाई को समझने जो हम सबको, हर पेड़ पौधे को, हर जीवित चीज को बनाती है। जैसे किसी इमारत की नींव ईंटें होती है ना, हुँ, वैसे ही जीवन की नींव है कोशिका या सेल। बिल्कुल सही कहा। और ये सिर्फ नींव नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है, एक क्या कहते हैं अविश्वसनीय रूप से जटिल और कुशल मशीन। अच्छा। आज हम इसी कोशिका की संरचना और उसके कामकाज की गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने कहा, एक छात्र और शिक्षक की तरह परत दर परत। हाँ, ये अच्छा रहेगा। तो ये कोशिका जिसे जीवन की सबसे छोटी इकाई कहते हैं, इसका मतलब क्या है? मतलब अगर हम किसी जीवित चीज को तोड़ते जाएं, तो सबसे छोटा जीवित हिस्सा कोशिका ही मिलेगा। एकदम सही समझा। कोशिका जीवधारियों की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। आधारभूत, संरचनात्मक, क्रियात्मक। थोड़ा समझाएंगे? हाँ, देखिए, आधारभूत यानी जीवन का आधार। संरचनात्मक मतलब शरीर की बनावट, वो पूरी संरचना कोशिकाओं से ही बनती है। अच्छा। और क्रियात्मक मतलब शरीर के सारे जरूरी काम। आप सोचिए, ऊर्जा बनाना हो, संदेश पहुंचाना हो, कुछ भी, सब इन्हीं कोशिकाओं के स्तर पर होता है। अरे वाह! इसीलिए इसका अध्ययन, जिसे साइटोलॉजी कहते हैं, उसको समझना जीव विज्ञान को समझने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इस छोटी सी दुनिया को देखा किसने था? मतलब इसकी खोज कैसे हुई? सबसे पहले श्रेय जाता है अंग्रेज विज्ञानी रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक। हाँ, 1665 में उन्होंने पेड़ की छाल, कॉर्क जिसे कहते हैं, उसकी पतली परत को अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से देखा। खुद के बनाए हुए? हाँ, उस समय के हिसाब से काफी उन्नत था। तो उन्होंने उसमें मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे खाली कमरे देखे। खाली कमरे? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने इन्हें सेलुला कहा, जिसका लैटिन में मतलब होता है छोटा कमरा, और वहीं से सेल शब्द आया। अच्छा। पर एक बात ध्यान देने वाली है, हुक ने जो देखा था वो असल में मृत कोशिकाएं थीं, सिर्फ उनकी बाहरी दीवारें थी वो। ओह! तो जीवित कोशिका नहीं थी वो। नहीं, तो फिर जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा? जीवित कोशिका को देखने का श्रेय जाता है एक डच वैज्ञानिक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। ल्यूवेनहॉक। हाँ, 1674 में उन्होंने तालाब के पानी, लार, ऐसी कई चीजों में बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ जैसी गतिशील मतलब हिलती-डुलती जीवित कोशिकाओं को देखा। कमाल है। तो हम कह सकते हैं कि हुक ने कोशिका की खोज की, पर ल्यूवेनहॉक ने पहली बार जीवित कोशिका को देखा। ये अंतर समझना जरूरी है। अच्छा, इसके बाद कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी भी आई है ना? हम्म उसमें क्या खास बातें थी? हाँ, हाँ। कोशिका सिद्धांत ये जीव विज्ञान की एकदम नींव है। इसे मुख्य रूप से दो जर्मन वैज्ञानिकों ने दिया था। जर्मन वैज्ञानिक। हाँ, एक थे वनस्पति विज्ञानी एम.जे. श्लाइडन 1838 में, और दूसरे जंतु विज्ञानी थियोडोर श्वान 1839 में। श्लाइडन और श्वान। बिल्कुल, उनकी मुख्य बातें ये थीं, पहली कि सभी जीवित जीव, चाहे पौधा हो या जानवर, वो एक या एक से ज्यादा कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है। दूसरी कि कोशिका ही जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, मतलब शरीर बनता भी उसी से है और काम भी उसी स्तर पर होता है। हम्म। और तीसरी बात, जो बाद में रुडोल्फ विर्चो नाम के वैज्ञानिक ने जोड़ी थी, वो ये कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही बनते हैं। मतलब कोशिका अपने आप नहीं बन जाती? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पहले वाली कोशिका के विभाजन से ही बनती है। इसका मतलब है कि जीवन अचानक से कहीं से नहीं आता, बल्कि मौजूदा जीवन से ही पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। ये तो सच में बुनियादी सिद्धांत है। अब मेरा एक सवाल है, क्या ये सारी कोशिकाएं एक जैसी होती है या इनमें भी बहुत फर्क होता है साइज में, शेप में? अरे, बहुत ज्यादा फर्क होता है। आकार, आकृति, काम, सब में इतनी विविधता है। अगर हम दुनिया की सबसे छोटी ज्ञात कोशिका की बात करें। हाँ, हम्म तो वो है माइकोप्लाज्मा। हाँ, ये एक तरह का बैक्टीरिया है, इतना छोटा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। माइकोप्लाज्मा। हाँ। और दूसरी तरफ अगर सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका देखें, तो वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या शुतुरमुर्ग का अंडा एक कोशिका है? पूरा अंडा? हाँ, वो एक अकेली कोशिका है। सोचिए जरा। ये तो कमाल है। मतलब अविश्वसनीय। और हमारे शरीर में, हमारे अंदर सबसे छोटी और बड़ी कौन से हैं? मानव शरीर में भी बहुत विविधता है। सबसे छोटी कोशिका आमतौर पर पुरुष का शुक्राणु यानी स्पर्म मानी जाती है, अच्छा। और सबसे बड़ी कोशिका महिला का अंडाणु यानी ओवम। ठीक है। लेकिन एक और पैमाना है लंबाई। लंबाई? हाँ, हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन जिसे हाँ, कहते हैं। नर्व सेल। बिल्कुल, ये दिमाग से शरीर के दूसरे हिस्सों तक सिग्नल ले जाती है।
कुछ न्यूरॉन्स तो 1 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। 1 मीटर? एक कोशिका? हाँ, तो बड़ी कोशिका जैसे अंडाणु जो वॉल्यूम में बड़ी है और लंबी कोशिका जैसे न्यूरॉन में अंतर समझना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो अब कोशिका के अंदर चलते हैं। आपने कहा था ये एक मशीन की तरह है, तो इसके मुख्य पुर्जे अंगक जिन्हें कहते हैं वो कौन कौन से हैं? चलिए कोशिका के अंदर का सफर शुरू करते हैं। मान लीजिए ये एक फैक्ट्री है, हाँ तो सबसे बाहर होगी इसकी बाउंड्री वॉल या कहीं गेट। ठीक है। वो है एक पतली लचीली झिल्ली जिसे कहते हैं कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। हाँ, ये कोशिका का दरवाजा है। हाँ। ये तय करती है कि कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा। ये अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य, ये शब्द सुना है मतलब? अर्धपारगम्य यानी सेमी परमिएबल, मतलब ये कुछ चुनिंदा चीजों को ही आर पार जाने देती है, सबको नहीं। अच्छा, जैसे सिक्योरिटी गार्ड। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। हाँ। जैसे चाय की छन्नी होती है ना, हाँ वो चाय को तो जाने देती है पर चाय पत्ती को रोक लेती है। हाँ हाँ। वैसे ही ये झिल्ली जरूरी चीजों को अंदर आने देती है और बेकार चीजों को बाहर निकालती है, ये अंदर रखती है। ये कोशिका के अंदर का माहौल कंट्रोल में रखती है। और ये बनी किस चीज की होती है? ये मुख्य रूप से लिपिड यानी वसा और प्रोटीन से बनी होती है। अच्छा। अब इस झिल्ली के अंदर जो जेली जैसा तरल पदार्थ भरा होता है उसे कहते हैं कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। हाँ, इसी साइटोप्लाज्म में सारे दूसरे अंगक मतलब फैक्ट्री के अलग अलग डिपार्टमेंट वो तैरते रहते हैं। ठीक है, तो इस फैक्ट्री का कंट्रोल सेंटर कहाँ है? बॉस कौन है? वो है केंद्रक यानी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। हाँ, ये तो सुना है। हाँ, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। ये कोशिका का दिमाग है, आप कह सकती हैं ये हेड ऑफिस है। हेड ऑफिस। बिल्कुल, यहीं पर कोशिका की सारी आनुवांशिक जानकारी मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए के रूप में रखी होती है। डीएनए। हाँ, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ये डीएनए गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स के रूप में संगठित रहता है। केंद्रक ही कोशिका के विकास, उसके मेटाबॉलिज्म और प्रजनन जैसी सभी गतिविधियों को कंट्रोल करता है। और ये होता कहाँ है? ये आमतौर पर कोशिका के बीच में होता है और ये भी एक दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। अच्छा, मतलब डबल प्रोटेक्शन। अब ये डीएनए में जो जानकारी है, निर्देश हैं, वो बाहर कैसे आते हैं और काम कैसे करते हैं? मतलब हेड ऑफिस से निर्देश फैक्ट्री फ्लोर तक कैसे पहुंचते हैं? इसमें कौन मदद करता है? बहुत अच्छा सवाल है ये। यहीं पर 2 और महत्वपूर्ण अंगकों का रोल आता है। अंतःप्रदिव्य जालिका जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर कहते हैं और राइबोसोम। ईआर और राइबोसोम। हाँ, सोचिए केंद्रक में डीएनए से निर्देश की एक कॉपी बनती है। ये कॉपी आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड के रूप में होती है। आरएनए। हाँ, ये आरएनए कॉपी बाहर कोशिका द्रव्य में आती है। अब ये ईआर जो है वो केंद्रक से सटी हुई झिल्लियों का एक बहुत बड़ा जाल जैसा नेटवर्क होता है। ये पूरे कोशिका द्रव्य में फैला हो सकता है। जाल जैसा? हाँ बिल्कुल, ये कोशिका को अंदर से एक तरह का ढांचा, एक सपोर्ट भी देता है। अच्छा। अब ये ईआर 2 तरह का होता है। एक होता है चिकना ईआर, स्मूथ ईआर। इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं चिपके होते। ठीक है। ये लिपिड यानी वसा और स्टेरॉयड हार्मोन बनाने में मदद करता है और साथ ही ये कोशिका में मौजूद हानिकारक पदार्थों को नष्ट करने मतलब डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करता है। डिटॉक्सिफिकेशन भी। हाँ, और दूसरा होता है खुरदुरा ईआर यानी रफ ईआर। रफ ईयर। हाँ, इसकी सतह पर छोटे छोटे कण चिपके होते हैं। वही कण है राइबोसोम। इसी वजह से ये माइक्रोस्कोप में खुरदुरा दिखता है। अच्छा, तो ये राइबोसोम्स ही वो कण हैं। तो ये क्या करते हैं? यही प्रोटीन बनाते हैं? बिल्कुल, राइबोसोम जिनकी खोज जॉर्ज पलाडे ने की थी, कोशिका के सबसे छोटे अंगक हैं और यही असली प्रोटीन फैक्ट्री हैं। प्रोटीन फैक्ट्री? हाँ, ये आरएनए से मिले निर्देशों को पढ़ते हैं और उस कोड के हिसाब से अमीनो एसिड को सही क्रम में जोड़कर प्रोटीन बनाते हैं। अमीनो एसिड से प्रोटीन? एकदम। अब ये राइबोसोम या तो खुरदरी ईआर पर चिपके होते हैं, हाँ। तब जो प्रोटीन बनते हैं वो या तो कोशिका झिल्ली का हिस्सा बनते हैं या कोशिका से बाहर भेजे जाते हैं। हाँ। या फिर ये राइबोसोम कोशिका द्रव्य में ऐसे ही स्वतंत्र तैरते रहते हैं। अच्छा, फ्री भी होते हैं। हाँ, तब जो प्रोटीन बनते हैं वो कोशिका के अंदर ही अलग अलग कामों में इस्तेमाल होते हैं। ये 70S और 80S राइबोसोम का क्या मतलब बताया था आपने? हाँ, ये एक जरूरी अंतर है। ये राइबोसोम के आकार और वो कितनी तेजी से सेंट्रीफ्यूज में नीचे बैठते हैं उसके आधार पर वर्गीकरण है। एस मतलब स्वेडबर्ग यूनिट। अच्छा, एस मतलब स्वेडबर्ग यूनिट। हाँ, तो 70S राइबोसोम थोड़े छोटे होते हैं और ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं।
जैसे बैक्टीरिया में। प्रोकैरियोटिक, हाँ, वो कम विकसित वाली कोशिकाएं। बिल्कुल। और 80S राइबोसोम थोड़े बड़े होते हैं और ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मिलते हैं, जैसे हमारी कोशिकाएं, पौधों की कोशिकाएं। अच्छा। और ये अंतर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ एंटीबायोटिक दवाइयां ऐसी होती हैं जो सिर्फ बैक्टीरिया के 70S राइबोसोम पर ही असर करती हैं और प्रोटीन बनने से रोक देती हैं। तो बैक्टीरिया मर जाते हैं। हाँ, और हमारी कोशिकाओं के 80S राइबोसोम को नुकसान नहीं पहुंचता। ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है दवाइयों के काम करने का। अच्छा, तो अब प्रोटीन बन गए, लिपिड बन गए, ईआर ने बना दिए, अब इस सामान को पैक करके सही जगह कौन पहुंचाता है? जैसे फैक्ट्री में शिपिंग डिपार्टमेंट होता है। एकदम सही पकड़ा आपने। इसके लिए है गोल्जी काय या गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। गोल्जी काय। हाँ, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी, इसीलिए ये नाम है। ये चपटी थैली जैसी संरचनाओं, जिन्हें सिस्टर्नी कहते हैं, उनका एक समूह होता है। ये अक्सर ईआर के पास ही होता है। ठीक है। ईआर से जो प्रोटीन और लिपिड बनकर आते हैं वो यहाँ गोल्जी में आते हैं। यहाँ उनमें कुछ जरूरी बदलाव किए जाते हैं, मतलब मॉडिफिकेशन होता है। मॉडिफिकेशन जैसे प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट जोड़ना या उन्हें फोल्ड करना। फिर उन्हें छांटा जाता है, सॉर्टिंग होती है कि कौन सा माल कहाँ जाना है, और फिर उन्हें छोटी छोटी थैलियों, वेसिकल्स में पैक करके कोशिका के अंदर या बाहर उनकी सही मंजिल तक भेज दिया जाता है। तो ये कोशिका का पोस्ट ऑफिस या कुरियर सर्विस जैसा हुआ। बिल्कुल। इसे कोशिका का ट्रैफिक मैनेजर या शिपिंग डिपार्टमेंट कह सकते हैं। ये पदार्थों के परिवहन और प्रोसेसिंग का बहुत जरूरी काम करता है। बहुत खूब। अच्छा, अब सबसे जरूरी चीज, ऊर्जा। फैक्ट्री चलाने के लिए बिजली तो चाहिए, तो कोशिका को काम करने के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है? आपने पावर हाउस का जिक्र किया था। हाँ, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। एक नहीं, कई होते हैं कोशिका में। माइटोकॉन्ड्रिया, ये नाम तो बहुत सुना है। पावर हाउस ऑफ द सेल। एकदम सही। इसे बेंडा ने नाम दिया था। हालांकि ऑल्टमैन जैसे वैज्ञानिकों ने इसे पहले भी देखा और बायोप्लास्ट कहा। ये कोशिका का ऊर्जागृह है। ठीक है। ये भी एक दोहरी झिल्ली वाला अंगक है, मतलब डबल मेम्ब्रेन। बाहरी झिल्ली तो चिकनी होती है, पर अंदर वाली झिल्ली में बहुत सारे अंदर की तरफ मोड़ होते हैं, उंगलियों जैसे उभार। मोड़ क्यों? इन मोड़ों को क्रिस्टी कहते हैं। ये मोड़ अंदर की सतह का क्षेत्रफल बहुत बढ़ा देते हैं। अच्छा, ज्यादा जगह बनाने के लिए। हाँ, क्योंकि इन्हीं क्रिस्टियों की सतह पर वो एंजाइम होते हैं जो कोशिकीय श्वसन यानी सेलुलर रेस्पिरेशन करवाते हैं। कोशिकीय श्वसन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहाँ पर ग्लूकोज जो हमें भोजन से मिलता है वो ऑक्सीजन की मदद से तोड़ा जाता है और इस प्रक्रिया में ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा निकलती है। हाँ, और ये ऊर्जा एक खास अणु में जमा हो जाती है जिसका नाम है एटीपी, एडेनोसी ट्राइफॉस्फेट। एटीपी। बिल्कुल। एटीपी को कोशिका की एनर्जी करेंसी या रिचार्जेबल बैटरी समझ लीजिए। एनर्जी करेंसी। हाँ, जब भी कोशिका को कोई काम करना हो, चाहे मांसपेशियों को सिकोड़ना हो, कोई नया अणु बनाना हो या कोई चीज ट्रांसपोर्ट करनी हो, वो एटीपी को तोड़कर उसकी ऊर्जा इस्तेमाल करती है। तो सारी ऊर्जा का लेन देन एटीपी के जरिए ही होता है। वाह, तो माइटोकॉन्ड्रिया लगातार एटीपी बनाते रहते हैं। बिल्कुल, जब तक ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलता रहे। ठीक है, ऊर्जा भी बन गई। अब फैक्ट्री में काम होता है तो टूट फूट भी होती है, कचरा भी निकलता है। तो कोशिका में इस टूट फूट या बेकार सामान का क्या होता है? सफाई कौन करता है? वेस्ट मैनेजमेंट। उसके लिए हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम। हाँ, इनकी खोज क्रिश्चियन डी डुवे ने की थी। ये छोटी गोल थैली जैसी संरचनाएं होती हैं जिनमें बहुत ही शक्तिशाली पाचक एंजाइम भरे होते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं इन्हें। पाचक एंजाइम जैसे हमारे पेट में होते हैं? हाँ, उसी तरह के कोशिका के अंदर काम करने वाले। ये कोशिका के सफाई कर्मचारी और सुरक्षा गार्ड दोनों हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, अगर बाहर से कोई बैक्टीरिया या वायरस कोशिका में घुस आता है तो लाइसोसोम उसे घेर कर अपने एंजाइम से पचाड़ डालते हैं, नष्ट कर देते हैं। अच्छा। और अगर कोशिका के अंदर ही कोई अंगक पुराना हो गया या खराब हो गया, टूट फूट गया, तो लाइसोसोम उसे भी नष्ट करके उसके हिस्सों को रिसाइकिल कर देते हैं। इस प्रक्रिया को ऑटोफैगी कहते हैं। ऑटोफेजी मतलब खुद को खाना। हाँ, एक तरह से कोशिका अपने ही खराब हिस्सों को खाकर साफ करती है। और एक और बात, हाँ। अगर कोशिका बहुत ज्यादा खराब हो जाए, संक्रमित हो जाए या उसकी जरूरत ना रहे तो ये लाइसोसोम फट जाते हैं। फट जाते हैं। हाँ, और उनके शक्तिशाली एंजाइम पूरी कोशिका को ही अंदर से नष्ट कर देते हैं। एक तरह से कोशिका आत्महत्या कर लेती है। अरे, इसीलिए इन्हें आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग कहते हैं। बिल्कुल सही। इसीलिए ये कोशिका की सेहत बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। कोशिका के अंदर का पूरा सिस्टम, कंट्रोल रूम, केंद्रक,
प्रोडक्शन लाइन ईआर राइबोसोम, पावर प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया, शिपिंग डिपार्टमेंट गोल्जी, सफाई और सुरक्षा विभाग लाइसोसोम। कमाल है। हाँ बिल्कुल, ये मुख्य अंगक हैं जो ज्यादातर जंतु कोशिकाओं में मिलते हैं। अब पौधों की कोशिकाओं में आते हैं। आपने शुरू में बताया था कि उनमें कुछ अलग होता है, कोशिका भित्ति और लवक का जिक्र किया था। हाँ, पौधों की कोशिकाएं यानी प्लांट सेल्स कई मायनों में जंतु कोशिकाओं एनिमल सेल से अलग होती हैं, और ये अंतर उन्हें उनकी खास जरूरतें पूरी करने में मदद करते हैं। जैसे सबसे पहला और सबसे बड़ा अंतर है कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल का। सेल वॉल। हाँ, पौधों की कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर एक और मोटी और काफी सख्त परत होती है। ये मुख्य रूप से सेल्यूलोज नाम के कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। सेलुलोज? ये तो सुना है, कागज वगैरह में होता है। हाँ वही, ये कोशिका भित्ति कोशिका को एक निश्चित आकार देती है, उसे मजबूती देती है और बाहरी दबाव, पानी के आने जाने से फटने आदि से बचाती है। तो ये जंतु कोशिका में नहीं होती? नहीं, जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती, सिर्फ कोशिका झिल्ली होती है। इसीलिए जंतु कोशिकाएं ज्यादा लचीली होती हैं और पौधे ज्यादा सख्त। वैसे बैक्टीरिया और कवक में भी कोशिका भित्ति होती है, पर वो सेल्यूलोज की नहीं, अलग पदार्थों की बनी होती है। बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन और कवक में काइटिन की। अच्छा, ये एक बड़ा अंतर हुआ। और दूसरा आपने कहा था लवक, प्लास्टिड्स। हाँ, लवक या प्लास्टिड्स, ये अंगक सिर्फ पादप कोशिकाओं और कुछ शैवाल एल्गी में ही मिलते हैं, जंतु कोशिकाओं में नहीं होते। और ये क्या करते हैं? ये 3 तरह के होते हैं और इनके काम भी अलग अलग हैं। 3 तरह के? हाँ, पहले हैं हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ये तो फोटोसिंथेसिस से जुड़ा है। बिल्कुल, इन्हीं के अंदर हरा पिगमेंट क्लोरोफिल होता है और यहीं पर पौधे सूर्य की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके अपना भोजन यानी ग्लूकोज बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यही होती है। तो ये पादप कोशिका की रसोई हुई। एकदम सही, इसे पादप कोशिका की रसोई कह सकते हैं। ये ज्यादातर पत्तियों और हरे तनों में पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरे प्रकार के लवक? दूसरे हैं अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको मतलब सफेद या रंगहीन। रंगहीन, तो ये क्या करते हैं? ये रंगहीन होते हैं और इनका मुख्य काम भोजन को जमा करना है, स्टार्च के रूप में, तेल के रूप में या प्रोटीन के रूप में। ये पौधों के उन हिस्सों में पाए जाते हैं जहां धूप नहीं पहुंचती, जैसे जड़ें या आलू जैसे भूमिगत तने। अच्छा, स्टोरेज के लिए। और तीसरे हैं वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मतलब रंग। तो ये रंग देते हैं? हाँ, इनमें क्लोरोफिल के अलावा दूसरे रंगीन पिगमेंट होते हैं, लाल, नारंगी, पीले। ये फूलों और फलों को उनके आकर्षक रंग देते हैं। जैसे टमाटर का लाल रंग या गाजर का नारंगी। बिल्कुल, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन नाम के क्रोमोप्लास्ट पिगमेंट से होता है, गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन से, चुकंदर का गहरा लाल रंग बिटानिन से। ये सब वर्णी लवक के कारण है। ये रंग परागण के लिए कीटों को या बीज फैलाने के लिए जानवरों को आकर्षित करने में मदद करते हैं। ये तो बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ। तो कोशिका भित्ति और लवक, ये 2 बड़े अंतर हो गए। और कुछ? हाँ, एक और बड़ा अंतर है रसधानी यानी वैक्यूल। वैक्यूल? हाँ, ये एक थैली जैसी संरचना होती है जिसमें कोशिका रस भरा होता है, पानी, खनिज पोषक तत्व, वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह। ये तो जंतु कोशिका में भी होती है। पर जंतु कोशिका में या तो बहुत छोटी होती हैं या होती ही नहीं, लेकिन पादप कोशिका में, खासकर परिपक्व कोशिका में, एक बहुत बड़ी केंद्रीय रसधानी होती है। ये कोशिका के आयतन का 90% तक घेर सकती है। इतनी बड़ी क्यों? ये पानी जमा करके कोशिका को फुलाए रखती है, जिसे टर्गर प्रेशर कहते हैं। यही पौधों को सीधा और ताज़ा रखने में मदद करता है। पानी की कमी होने पर ये सिकुड़ जाती है और पौधा मुरझा जाता है। ये स्टोरेज का काम भी करती है। अच्छा, ये भी एक महत्वपूर्ण अंतर है। और एक चीज और थी, तारकाय, सेंट्रोसोम। हाँ, तारकाय या सेंट्रोसोम, ये मुख्य रूप से जंतु कोशिकाओं में केंद्रक के पास पाया जाता है। ये कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन के समय स्पिंडल फाइबर बनाने में मदद करता है। तो ये पौधों में नहीं होता? उच्च श्रेणी के पौधों में आमतौर पर ये नहीं पाया जाता। उनमें कोशिका विभाजन थोड़ा अलग तरीके से होता है। ठीक है। और वो बाल जैसी संरचनाएं थीं, सीलिया और फ्लैजुला? हाँ, सीलिया और फ्लैजुला, ये बाल या चाबुक जैसी पतली संरचनाएं होती हैं जो कोशिका झिल्ली से बाहर निकली रहती हैं। ये क्या करती हैं? ये गति में यानी मूवमेंट में मदद करती हैं। सीलिया छोटे होते हैं और बहुत सारे होते हैं, जैसे हमारी सांस की नली में। फ्लैजुला लंबे होते हैं और 1 या 2 ही होते हैं, जैसे शुक्राणु की पूंछ। ये कुछ जंतु कोशिकाओं या एक कोशिकीय जीवों जैसे पैरामीशियम, युग्लिना,
कुछ चलने फिरने या आसपास के तरल को हिलाने में मदद करते हैं। और ये पौधों में ये पादप कोशिकाओं में समानता नहीं मिलती, सिवाय कुछ नर युग्मकों मेल गैमेट्स के। समझ गए। तो ये थे पादप और जंतु कोशिका के मुख्य अंतर। अब एक और वर्गीकरण आपने बताया था शुरू में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। इनमें क्या मुख्य अंतर है? हम किस में आते हैं? हाँ, ये कोशिका के विकास के स्तर के आधार पर एक बहुत ही फंडामेंटल वर्गीकरण है। बहुत महत्वपूर्ण अंतर है इनमें। बताइए। देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, प्रो मतलब पहले और कैरियन मतलब केंद्रक, तो ये वो कोशिकाएं हैं जो पृथ्वी पर पहले बनी, बहुत सरल और आदिम यानी प्रिमिटिव होती हैं। प्रिमिटिव। हाँ, इनकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि इनमें झिल्ली से घिरा हुआ एक सुसंगठित वास्तविक केंद्रक नहीं होता। केंद्रक नहीं होता? तो डीएनए कहाँ होता है? डीएनए होता है, पर वो कोशिका द्रव्य में ही एक जगह पर ऐसे ही पड़ा रहता है। उस क्षेत्र को न्यूक्लियोइड कहते हैं। उसके चारों ओर कोई झिल्ली नहीं होती। अच्छा। और इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, ईआर, लाइसोसोम जैसे झिल्ली वाले अंगक भी नहीं होते। ये सब भी नहीं होते? तो काम कैसे चलता है? काम चलता है, पर सरल तरीके से। जैसे ऊर्जा उत्पादन या श्वसन का काम कोशिका झिल्ली पर ही कुछ एंजाइम कर लेते हैं। राइबोसोम होते हैं, पर वो 70S प्रकार के छोटे वाले होते हैं। तो ये कौन से जीवों में मिलती हैं? ये बैक्टीरिया और आर्किया जैसे बहुत छोटे एक कोशिकीय जीवों में पाई जाती हैं, जिन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। बैक्टीरिया, ठीक है। अब यूकैरियोटिक। हाँ, यूकैरियोटिक कोशिकाएं, यू मतलब वास्तविक और कैरियन मतलब केंद्रक, तो इनमें वास्तविक केंद्रक होता है। वास्तविक केंद्रक। हाँ, ये ज्यादा जटिल, ज्यादा विकसित कोशिकाएं हैं। इनमें झिल्ली से घिरा हुआ सुस्पष्ट केंद्रक होता है, जिसके अंदर डीएनए सुरक्षित रहता है गुणसूत्रों के रूप में। और बाकी अंगक? इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी काय, लाइसोसोम ये सब झिल्ली वाले अंगक पाए जाते हैं। राइबोसोम 80S प्रकार के बड़े वाले होते हैं। कोशिका विभाजन भी ज्यादा जटिल तरीके से होता है। माइटोसिस, मियोसिस। श्वसन मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो हम लोग यूकैरियोटिक हुए? बिल्कुल। सभी पौधे, सभी जंतु, कवक, फंगस और प्रोटिस्ट जैसे अमीबा, पैरामीशियम ये सब यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बने होते हैं। तो हम यानी इंसान और हमारे आसपास दिखने वाले लगभग सभी जीव यूकैरियोटिक हैं। वाह, ये तो वाकई अद्भुत है। एक अकेली कोशिका के अंदर इतनी जटिल मशीनरी, इतने सारे हिस्से, डिपार्टमेंट्स जो एक दूसरे के साथ इतने परफेक्ट तालमेल में काम कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये सब मिलकर ही जीवन को संभव बनाते हैं। ये वाकई किसी छोटे सुव्यवस्थित शहर जैसा है, जिसके अपने नियम हैं, अपने विभाग हैं, अपनी ऊर्जा व्यवस्था है, सब कुछ। बिल्कुल सही कहा आपने। हमने देखा कैसे कोशिका जीवन की सबसे बुनियादी इकाई है, कैसे इसका हर अंगक एक खास विशेष काम करता है। केंद्रक कंट्रोल रूम है, राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री, ईआर और गोल्जी प्रोडक्शन और शिपिंग लाइन, माइटोकॉन्ड्रिया पावर प्लांट, लाइसोसोम वेस्ट मैनेजमेंट और सिक्योरिटी, और पौधों में सेल वॉल स्ट्रक्चरल सपोर्ट और प्लास्टिड्स रसोई और स्टोरेज का काम करते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात, जैसा आपने कहा, यह है कि ये सब अलग अलग होते हुए भी एक अविश्वसनीय समन्वय, एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं। एक हिस्से का काम दूसरे पर निर्भर करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो भी करते हैं, सोचना, चलना, महसूस करना, सांस लेना, बढ़ना, ये सब असल में इन्हीं खरबों खरबों कोशिकाओं के अंदर लगातार चल रही अनगिनत केमिकल रिएक्शंस और प्रक्रियाओं का नतीजा है। बिल्कुल। हमारे अस्तित्व की कहानी, हमारी पूरी बायोलॉजी इन्हीं नन्ही कोशिकाओं में लिखी हुई है। एकदम सही कहा। अच्छा, तो अब तक की हमारी इस गहन चर्चा के आधार पर सुनने वालों के लिए एक आसान सा सवाल पूछे। हाँ, जरूर। कोशिका का कौन सा अंगक प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है? मुझे लगता है इसका जवाब तो अब तक सबको एकदम साफ पता चल गया हो। हाँ, उम्मीद है। और अंत में एक विचार छोड़कर जाते हैं सोचने के लिए। हाँ। हमने कहा कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है ना, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। पर क्या कोशिका के अंदर के ये जो हिस्से हैं, अंगक हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जिसके पास अपना खुद का थोड़ा डीएनए भी होता है, या केंद्रक जिसमें सारा जेनेटिक ब्लूप्रिंट है, क्या ये अपने आप में जीवित माने जा सकते हैं? ये तो गहरा सवाल है। हाँ, या जीवन सिर्फ इन सभी हिस्सों के एक साथ संगठित और समन्वित रूप से काम करने से ही उभरने वाली एक प्रॉपर्टी है? मतलब क्या पार्ट्स जीवित हैं या सिर्फ पूरा सिस्टम जीवित है? इस पर विज्ञान और दर्शन दोनों ही सदियों से विचार करते आए हैं। वाकई सोचने वाला सवाल है। कोशिका खुद एक दुनिया है और उसके अंदर भी जीवन के सवाल छुपे हैं।
उम्मीद है कोशिका की इस दुनिया की सैर हमारे सुनने वालों को पसंद आई होगी और जीवन की इस बुनियादी इकाई को समझने में